तो तुम्हारा बज़र्क के 32nd पार्ट में स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 181 से 190 तक, यानी कि 10 चैप्टर्स। और अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे रिकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि वो एक डीमन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वहां टावर के ऊपर एक्लिप्स रिपीट होता है और फिर ग्रिफिथ का इस दुनिया में जन्म होता है। उसके बाद वो रिकेट्स और गट्स से मिलने के लिए आता है, जहां गट्स की जोद के साथ लेजेंडरी बैटल होती है। सरप्राइजिंगली ग्रिफिथ कैस्का को भी वहां बचाता है और अब वो वहां से निकल रहा होता है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। चैप्टर 181 प्रोलोग टू द वॉर। ग्रिफिथ कहता है, आई विल मेक माई ओन किंगडम, और इसे पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जाते हुए वो रिकेट से कहता है, जब तुम्हें सच के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कि तुम मुझसे नफरत करने लगो, लेकिन सच जानने के बाद भी अगर तुम मेरे ड्रीम को फॉलो करना चाहते हो तो मैं भाई फैलाकर तुम्हारा स्वागत करूंगा। रिकेट कहता है, मैं समझा नहीं, कौन सा सच? गट्स उस पर एरो से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकेट बीच में आकर उसे रोक लेता है। गट्स कहता है, सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है और उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ग्रिफिथ कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए था, मैं यही करूंगा, तुम मुझे काफी अच्छे से जानते थे। ग्रिफिथ के जाने के बाद रिकेट गट्स से पूछता है, आखिर क्या है वो सच? मुझे वो जानना है, चाहे वो कितना भी भयानक हो, प्लीज मुझे बताओ। जाते हुए ग्रिफिथ को फील हो रहा था कि उस इन्फेंट की फीलिंग्स की वजह से ही उसने कैस्का की मदद की। पूरी एक्लिप्स की स्टोरी सुनने के बाद रिकेट शॉक हो जाता है। रिकेट को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ग्रिफिथ ने ऐसा किया। गट्स कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रिकेट कहता है, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, आखिर मैं भी एक हॉक था। गट्स कहता है, नहीं रिकेट, तुम चाहो भी तब भी ग्रिफिथ से नफरत नहीं कर पाओगे। उनकी बातें सुनकर एरिका कहती है, तुम सब मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो, और गुस्से में वहां से भाग जाती है। रिकेट उसका पीछा करता है। पक गट्स से कहता है, अब फिर से तुम्हारी रिवेंज जर्नी चालू। गट्स कहता है, लेकिन मैं कैस्का को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, और ऊपर से अब वो एल्फ की गुफा भी तबाह हो चुकी है। पक फिर काफी दिमाग पर जोर डालता है और कहता है, अरे हाँ, मैंने एक पहले क्यों नहीं सोचा? कैस्का को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह है, मेरा घर, लेकिन वो यहाँ से थोड़ी दूर है। चैप्टर 182 कुशान असॉल्ट। गट्स रिकेट से कहता है, मैंने बताया ना, इस ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस की वजह से तुम भी खतरे में पड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। एरिका का ख्याल रखना। और उसके बाद वो कैस्का को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते कि वेस्ट मिडलैंड में कुशान की आर्मी ने कब्जा कर रखा था, और उधर वो मिडलैंड के लोगों को बुरी तरह टॉर्चर करके मार रहे थे और औरतों को वो स्लेव बनाकर ले जा रहे थे। वहां मिडलैंड के लोग कह रहे थे, अगर बैंड ऑफ हॉक्स और हमारा ग्रिफिथ यहाँ पर होता तो मिडलैंड पर ऐसा कुछ नहीं होता। तभी एक छोटी लड़की कहती है, देखो वो हमें बचाने के लिए आ गया, हॉक ऑफ लाइट। दूसरे लोगों को लग रहा था कि अपनी माँ बाप की हत्या से ये लड़की पागल हो चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन कुशान का मास्टर वहां बैठा हुआ था। वो कहता है, इतने वक्त में हमने मिडलैंड वालों के 6 किले तबाह कर दिए और तुमसे स्लिट एक आदमी पकड़ा नहीं गया। तुम अपने बाकिरा का क्लैन का नाम डुबा रहे हो। स्लिट कहता है, हमें वहां एक मॉन्स्टर दिखा था और वो उड़ भी सकता था, और पता नहीं कहां से वहां व्हाइट हॉक भी आ गया। वो उसके सर पर पैर रखता है और कहता है, बेकार के बहाने मत बनाओ, तुम सब किसी काम के नहीं हो। और तभी वो एकदम से गुस्से में खड़ा होता है। उसके मास्टर को लग रहा था कि ये उस पर हाथ उठाएगा, लेकिन तभी वो एक तीर से अपने मास्टर को बचाता है, और उसके बाद उसके आदमी उन सोल्जर्स को अपने हाथ पैरों से कुचल देते हैं। उनकी ताकत देखकर उनका मास्टर हैरान हो जाता है, और फिर स्लिट और उसके आदमी ग्रिफिथ और जॉर्ड को ढूंढने के लिए वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने खुद ग्रिफिथ आ गया था। चैप्टर 183 वॉर क्राई ऑफ द विंड पार्ट 1। ग्रिफिथ को देखकर स्लिट की हालत खराब हो जाती है। ये साला अकेला यहाँ क्यों आया है? और दूसरे ही पल उन्हें पता तक नहीं चलता। ग्रिफिथ जाकर अपनी तलवार उनके मास्टर की आंख में घुसेड़ देता है और उसे मार देता है। 2 सेकंड तक उसकी आर्मी शॉक में थी कि ये हुआ क्या। उसके बाद वो उस पर तीर चलाते हैं, लेकिन उनमें से एक भी तीर उसे छू नहीं पाता। उन सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो फिर से उस पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी पीछे से उनके आदमियों को काटते हुए वहां जोद आ जाता है। दूसरी तरफ से एक और खतरनाक अटैक आता है, जिसमें 7-8 सोल्जर्स लाइन से मर जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि पीछे एक नाइट आ चुका है। वो कहता है, मेरा नाम है
लोकस, और मैं आपकी तलाश में था, हॉक ऑफ लाइट। ग्रिफिथ कहता है, मून लाइट लोकस, आई विल एक्सेप्ट योर सोर्ड। ग्रिफिथ की प्रेजेंस से मिडलैंड के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और वो छोटी लड़की के लिए तो ग्रिफिथ एक फरिश्ता था जिसने उसकी जान बचाई। चैप्टर 184 वॉर क्राई ऑफ द विंड पार्ट 2। हम देखते कि एक तरफ ज़ोद उन कुशान सोल्जर्स को उड़ा रहा था और दूसरी तरफ लोकस भी उन्हें लाइन से खत्म कर रहा था। स्लेट अपने आदमियों से कहता है कि इस भसड़ का फायदा उठाओ और उस व्हाइट हॉक पर हमला करो। तभी पीछे से वो दोनों ग्रिफिथ पर हमला करने के लिए आते हैं। वो छोटी लड़की ग्रिफिथ को कहती है देखकर, तभी वो दोनों किसी फोर्ट से पीछे हो जाते हैं। वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि किसने हमें पीछे कर दिया। हम देखते कि वहाँ एक अजीब सा शख्स आ चुका है जिसने एक मास्क पहन रखा है। वो दोनों कहते हैं, ये मास्क तो तुम तो राक्षस हो। वो ग्रिफिथ से कहता है, मैंने ऑरेकल को सुना था, तो आप हो हॉक ऑफ लाइट। फिक्र मत करिए, इन दोनों को मैं संभालता हूँ। और फिर वो उन दोनों से लड़ने के लिए चला जाता है। हम देखते कि दूसरी तरफ से एक और बंदा उन पर हमला करता है और उसने एक डायनासोर डिजाइन का कवच पहन रखा था और वो सब चिल्लाने लगते हैं, द ग्रेट नागा। वो अपने हाथ से आग बरसाकर उन्हें भूंज देता है। हम देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ लाशें बिछती जा रही थी। तभी हमें दिखाई जाती है एक बर्ड जो वहां से उड़कर दूर एक लड़की के पास जाती है जो कि एक विजार्ड लग रही थी। उसके सर पर एक एल्फ बैठा हुआ था और फिर वो उस बर्ड की मदद से देखती है कि वहाँ कैसी दवाई हो रही है। वो कहती है, हॉक ऑफ लाइट को रोकने के लिए हमें हॉक ऑफ डार्क की जरूरत पड़ेगी। हम देखते कि उधर उन्होंने उनकी पूरी आर्मी खत्म कर दी थी और वो सब के सब जो भी उधर आया था वो सारे फाइटर ग्रिफिथ के सामने झुके बैठे थे। चैप्टर 185 स्नो एंड फायर पार्ट 1। हम देखते कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन का पीछा करते हुए फेर्नेस और सरपीको रात में ठंड में आग लगाकर बैठे हुए थे और तभी वहां बर्फ गिरने लगती है। सरपीको कहता है, ऐसी बर्फ गिरी थी जिस दिन मैं पहली बार कमांडर फेर्नेस से मिला था। और फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे सरपीको को मार रहे थे, इसलिए अपने डिफेंस में वो उन्हें भी मारता है। फिर वो अपने घर वापस आता है जहाँ उसकी माँ काफी बीमार थी और वही अकेला उनका ख्याल रखता था। उसकी माँ उसे चाटा मारती है और कहती है, मैंने कहा था ना, बाहर झगड़ा मत करा करो, तुम्हारी रगों में एक नोबल का खून है, तुम्हें उन भिखारी लड़कों से मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वो अपना एक लॉकेट उसे देती है जिसमें उसकी मम्मी और रियल पापा की फोटो थी। वो कहती है, इस निशानी से तुम अपना नोबल होने का हक मांग सकते हो। अगले दिन वो लड़के फिर से सरपीको को घेर कर मारते हैं और ऐसा उसके साथ रोज ही होता है। वो बर्फ में घायल हुआ पड़ा था। तभी उसके सामने फेयरनेस आती है और उसे उठाकर अपने महल ले जाती है और खुद उसका इलाज करती है और उसे कसम खिलवाती है कि आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। और उसके बाद वो फेयरनेस के साथ ही वहीं रहने लगता है और उसका एक लॉयल सर्वेंट बन जाता है। लेकिन उसके साथ रहने के बाद उसे फेयरनेस की कुछ डार्क साइड पता चलती है। एक दिन उसने एक बर्ड को जिंदा जला दिया, ये कहकर कि ये कभी भी मुझे पसंद नहीं करती। फेयरनेस के फादर काफी बिजी रहते थे, लेकिन एक दिन वो वापस घर आते हैं। उसी दौरान वो सरपीको से मिलते हैं और उसकी शक्ल देखकर उसे शक सा होता है। फिर वो उसका लॉकेट देखते हैं और उसके एक्सप्रेशन देखकर सरपीको को भी पता चल जाता है कि यही मेरा असली फादर है, यानी कि फेयरनेस उसकी हाफ सिस्टर है। उसके बाद वो सरपीको से बात करता है और कहता है, मैं तुम्हें नॉबल का स्टेटस दे दूंगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली चाहिए। और हाँ, मैंने देखा है कि तुम मेरी बेटी का काफी अच्छे से ख्याल रखते हो, इसलिए अब से तुम उसके साथ हमेशा रहोगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और शेयर भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पे मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी है, मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियो के ऊपर। चैप्टर 186 स्नो एंड फायर पार्ट 2। हम देखते कि उनके महल में काफी दूर दूर से राजकुमार आए थे और वो फेयरनेस से डांस के लिए पूछते हैं, लेकिन वो उन सबको मना करके सरपीको के साथ डांस करने लगती है। तभी वो सब लोग सरपीको की बुराई करने लगते हैं और ये फेयरनेस सुन लेती है। इसलिए फिर वो उनसे कहती है, मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करती हूँ और मेरी तरफ से सरपीको लड़ेगा। बाहर उनकी बैटल होती है जिसमें टाई हो जाता है। उसी रात फेयरनेस सरपीको को हंटर से मारकर पनिश कर रही होती है और कहती है, उन सबको तुम आराम से हरा सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया। और फिर उसे कस कर काटती है। अगले दिन सरपीको सैनिटोरियम में अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। अब उसकी माँ की हेल्थ काफी सही हो गई थी, लेकिन अब उनकी मेमोरी इतनी कमजोर हो गई थी कि वो अपने बच्चे तक को पहचान नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन फेयरनेस के पापा
एकदम से घर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी मैरिज के लिए एक प्रपोजल आया है। लड़का काफी अच्छे खानदान से है और एक दूसरे से जुड़कर हम काफी ताकतवर बन जाएंगे। फेयरनेस कहती है ठीक है पापा। उसी रात फेयरनेस बाहर खड़ी थी, वो भी नेकेड, और तभी वो आकर सर्पिको को गले लगाकर कहती है चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, मुझे शादी नहीं करनी। वो तुरंत ही उसे दूर कर देते हैं। फिर वो भाग कर जाती है और पूरे मेंशन में आग लगा देती है। इस हरकत के बाद उसकी मैरिज भी कैंसिल हो जाती है। उसके बाद उसके पापा उसे दूर भिजवा देते हैं जैसा फेयरनेस चाहती थी। उसके बाद वो आयरन चेन नाइट्स को ज्वाइन करके उनकी लीडर बन जाती है। उसी टाइम के दौरान हेरेटिक्स ने काफी सारे चर्च में आग लगाई थी, इसलिए हम सब उनको हंट करके उन्हें जला रहे थे। यहाँ तक कि उनके साथ उनकी पूरी फैमिली तक को जला दिया जाता था, चाहे वो दोषी हो या ना हो। सर्पिको कहता है लेडी फेयरनेस को तो उन जलती की बॉडीज को देखकर बड़ी खुशी मिलती थी, लेकिन इस सब के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक दिन कुछ हेरेटिक्स सैनिटोरियम में छुप गए थे, इसलिए फिर वो उधर के सारे लोगों को जलाने के लिए लेकर आते हैं, जिसमें सर्पिको की माँ भी थी। सर्पिको कहता है माँ। पीछे खड़े लोग बोलते हैं ये इसकी माँ है। फेयरनेस कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी आर्मी के अंदर कोई भी हेरेटिक्स के साथ नहीं है। वो उसके हाथ में मशाल देखकर उससे कहती है तुम्हें इन्हें जलाकर साबित करना होगा कि ये तुम्हारी माँ नहीं है। सर्पिको कांपने लगता है, और कांपे भी क्यों ना, क्योंकि वो उसकी माँ थी। लेकिन उसे बचाने के लिए फेयरनेस उसका हाथ पकड़कर उसके साथ उसकी माँ को जलवा देती है। चैप्टर 187 विंटर्स जर्नी पार्ट 1। हम देते की रात में बर्फीला तूफान आ रखा था, जिसमें गार्ड्स उन स्नो डीमंस को काट रहा था, और दो ब्रांड्स का एक जगह होने की वजह से उनके नंबर्स भी काफी ज्यादा थे। जैसे तैसे गार्ड्स सुबह तक लड़कर कैस्का को बचा लेता है। उसके बाद वो कैस्का के कपड़े को धोकर उन्हें सुखाता है और उसके लिए खाना भी बनाता है, फिर आकर उसका मुंह भी साफ करता है। गार्ड्स इज अ रियल मैन, उसे लड़ना भी आता है और अपनी वुमेन को अच्छे से ट्रीट करना भी। गार्ड्स फिर पक के घर के बारे में पूछता है। पक बताता है कि मेरा घर बहुत खूबसूरत है, हर जगह फूल पत्ते हरियाली, बिल्कुल एक पैराडाइज की तरह। गार्ड्स कहता है इतनी अच्छी जगह है तो तुम वहां से क्यों भाग आए? पक कहता है मैं बोर हो गया था। पक गार्ड से कहता है अभी रोशनी है इसलिए तुम आराम कर लो, कुछ होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। उसके बाद गार्ड्स सो जाता है और थोड़ी देर बाद उसे अपना इनर डीमन दिखता है। वो कहता है क्या ग्रिफिथ के बारे में सपना देख रहे हो? तुमने इस लड़की को अपने पास क्यों रख रखा है? क्या तुम इससे प्यार करते हो? मुझे नहीं लगता, ये अब पहले वाली वॉरियर नहीं रही। मुझे पता है असल में तुमने इसे क्यों रख रखा है अपने पास, क्योंकि इसे देखकर, इसके साथ जो हुआ उसे याद कर कर तुम्हारा ग्रिफिथ पर गुस्सा बना रहता है। वैसे ग्रिफिथ के क्लोज पहुंचने के लिए हमें फिर ऐसा करना चाहिए। और फिर वो उसकी गर्दन को काटने लगता है। गार्ड चिल्लाता है और तुरंत ही अपने कंधे पर बैठे हुए इन कपल्स को मार देता है, जो उसे ये भयानक सपना दिखा रहा था, और कैस्का को भी उनसे बचा लेता है। ऊपर देखता है तो पक सो रहा था। गार्ड्स कहता है ये किसी काम का नहीं, और फिर वो कैस्का के पास आकर कहता है ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि मैं कैस्का के लिए ऐसा सोचूं भी। चैप्टर 188 विंटर्स जर्नी पार्ट 2। अब देते की रात में गार्ड्स उन डीमन से लड़ रहा था, लेकिन तभी कैस्का बाहर निकल कर जाती है, जिसके बाद वो डीमंस उसके पीछे आते हैं। गार्ड्स उसे बचाने के लिए उसे कवर करता है, लेकिन वो डीमंस फिर उस पर चिपक जाते हैं और फिर उसका इनर डीमन उस पर हावी हो जाता है और वो कैस्का का गला कसकर दबाने लगता है। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और वो सारे डीमन उससे दूर हो जाते हैं। वो देखता है कि कैस्का बेहोश हो गई थी। वो उसे जगाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही उसे होश आता है वो डर के मारे उससे पीछे हो जाती है और फिर वहां से भाग जाती है। पक कहता है उसे हमें जल्दी पकड़ना होगा वरना वो किसी खतरे में फंस सकती है। गार्ड सोच रहा था कि क्या मैं सच में कैस्का को हर्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद गार्ड्स पे कोई और चारा नहीं बचता। वो कैस्का को रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाता है। पक कहता है ऐसे तो वो तुमसे और ज्यादा नफरत करने लगेगी। गार्ड्स कहता है कैस्का को बचाने के लिए मैं उसकी नफरत तक को झेल सकता हूँ। उसके बाद हर रात गार्ड्स अपनी जान लगाकर उन डीमन से लड़ता है और कैस्का को प्रोटेक्ट करके अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। एक बार तो कैस्का चुपचाप से उसका चाकू निकाल कर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे धक्का मार कर दूर कर देता है और सोचता है कि क्या हम फिर से कभी पहले जैसे हो पाएंगे? क्या हम पहले जैसे हो पाएंगे स्वीटी? चैप्टर 189 स्कैटर टाइम। हम देते कि डीमन से लड़ने के बाद गार्ड्स अपनी नींद पूरी कर रहा था, लेकिन तभी पक उसे उठाकर कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैस्का यहाँ से भाग गई है, हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि सूरज ढले। तभी हम देखते हैं पास ही 3 लोग बैठे होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि पीछे
कैस्का उनके बैग में से खाना निकाल कर खा रही होती है और फिर वो साले उसे देखकर पगला जाते हैं और उसका करने की कोशिश करते हैं। फिर से कैस्का को एक्लिप्स के ट्रॉमा याद आने लगते हैं। उसके बाद जब गर्ड्स वहां पहुंचता है तो वो देख हैरान हो जाता है क्योंकि कैस्का ने उन तीनों को तलवार से काट दिया था। वो आराम से कैस्का के पास जाता है लेकिन फिर कैस्का उस पर भी हमला करने लगती है, लेकिन गर्ड्स उसे आराम से नीचे लटा देता है। उसके बाद भी वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी और फिर उसे चुप कराने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसे किस कर लेता है। काफी अच्छा तरीका चुप कराने का। चैप्टर 190 फैंग्स ऑफ ईगो। हम देखते हैं कि कैस्का के क्लोज आने के बाद गर्ड्स का इनर डीमन फिर से उस पर हावी होने लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के ब्रांड की वजह से हो रहा है। फिर वो उसे कहता है हाँ इसे चीट कर खा लो जैसे गिरफित ने किया था, और फिर गर्ड्स उसके ऊपर चढ़ने लगता है। हम देखते कि उस डीमन ने कैस्का का सर निकाल लिया था। तभी कैस्का चिल्लाती है और गर्ड्स को होश आता है और वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। फिर वो देखता है कि उसने कैस्का के एक बूब को बुरी तरह काट कर खून निकाल दिया था। दूसरी तरफ पक अभी भी कैस्का को ढूंढ रहा था। तभी उसे रास्ते में इसीदरो मिलता है जो किसी का बैग लेकर भाग रहा होता है। तभी पीछे से एक लकड़ी आकर उसके पैरों में लगती है और वो गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो फेयरनेस और सरपीको का बैग लेकर भाग रहा था। तभी पक को देखकर फेयरनेस शॉक हो जाती है और फिर पक सबको गर्ड्स के पास लेकर आता है। इसीलिए कहता है जो मैंने तुम्हारी मदद की थी टावर ऑफ कन्विक्शन में, उसके बदले अब तुम्हें मुझे ट्रेन करना होगा और अपनी सारी टेक्निक सिखानी होगी। गर्ड्स फेयरनेस कहता है तुम लोग यहाँ क्या मुझे फिर से पकड़ने के लिए आए हो? फेयरनेस नीचे झुककर कहती है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन प्लीज हमें भी अपनी जर्नी में शामिल कर लो। और बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर तुम नए हो और तुमने मेरी वैगाबॉन्ड की सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें बताइए आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।